शुरुआत करेंगे कर्नाटक की खबर के साथ। राजधानी बेंगलुरु में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मेट्रो का सहारा लिया गया। तय वक्त पर हार्ट को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पहुंचाने के लिए डॉक्टर्स ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया और मेट्रो की मदद से हार्ट को सही वक्त पर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाया गया। दरअसल हार्ट को स्पर्श अस्पताल की टीम ने मेट्रो की मदद से अपोलो अस्पताल तक पहुंचाया और इस दौरान मेडिकल टीम पूरी तरह से एहतियात बरतती हुई भी नजर आई। बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या, एक बड़ी परेशानी है, जिससे बचने के लिए डॉक्टर्स ने ये रास्ता निकाला और वक्त पर हार्ट को स्पर्श अस्पताल से अपोलो अस्पताल तक पहुंचाया गया। ये कवायद कामयाब होने के बाद माना जा रहा है कि दूसरे अस्पताल भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मेट्रो की मदद ले सकते हैं, जिससे ग्रीन कॉरिडोर बनाने की मशक्कत से भी बचा जा सकता है। वहीं राजस्थान के अजमेर में एटीएम लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर लुटेरों ने पहले एटीएम के गार्ड को बंधक बनाया, उसके हाथ पांव बांध दिए, काले रंग की स्कॉर्पियो की मदद से पूरा एटीएम ही उखाड़ लिया और मौके से फरार हो गए। तस्वीरें सामने आई है किशनगढ़ इलाके की हैं, जहां पर एसबीआई के एटीएम में लाखों रुपए मौजूद थे। काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर दो नकाबपोश बदमाश पहुंचे, जिन्होंने गार्ड को बंधक बनाया और फिर पूरे एटीएम को उखाड़कर ही अपने साथ ले गए। वारदात गांधीनगर इलाके में विश्वकर्मा स्कूल के सामने मौजूद एटीएम में अंजाम दी गई। यहां पर रात करीब 3 बजे लुटेरे पहुंचते हैं, एटीएम लूटकर फरार हो गए। पुलिस और एफएसएल की टीम अब लुटेरों का सुराग तलाशने में जुटी हुई है। और चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां के हरिद्वार में जंगली हाथियों की दहशत बढ़ती जा रही है। यहां पर बीती रात एक बार फिर हाथियों ने रिहायशी इलाकों का रुख किया और इसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मची हुई दिखाई दी। तस्वीरें भागीरथी कॉलोनी से सामने आई, यहां पर जंगली हाथियों का झुंड घूमता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें आई हैं सामने। हाथियों का झुंड दिखने के बाद कॉलोनी के लोग खौफजदा हो गए, डर गए, जिन्होंने अपने घर से इसका वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। जिस तरह से आए दिन हाथी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं, उससे लोगों को अपने बच्चों की फिक्र भी सता रही है। लोगों का आरोप है कि वो वन विभाग से इसकी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग हाथियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। और एक बार फिर से हरिद्वार से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर एक रिहायशी इलाके में हाथी चहलकदमी करते हुए दिख रहे हैं और हाथियों का ये झुंड घर के आसपास नजर आया तो लोगों में अब दहशत है। और आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की, जहां पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। यहां पर रात में 2 बजे 2 गाड़ियों की टक्कर हुई और इस हादसे में 2 युवकों की जलकर मौत हो गई। हादसा कोडनार इलाके में किलेपाल गांव के पास का बताया जा रहा है। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। दोनों गाड़ियों में 3 युवक सवार थे, 2 की मौके पर जलकर मौत हो गई। एक युवक को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कैसे दोनों गाड़ियों में टक्कर के बाद आग की भीषण लपटें उठती दिख रही है। कितना भयावह ये हादसा हुआ होगा। आपको बता दें कि देखते ही देखते दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं यूपी की बस्ती में एक युवक का बाइक पर स्टंट करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर युवक सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच सड़क पर खड़ा होकर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी ये करतूत पीछे कार से गुजर रहे एक युवक ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली, जो सोशल मीडिया पर भी अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। हैरानी की बात तो ये तो ना तो इस युवक ने हेलमेट लगा रखा है और ना ही इसे अपने साथ साथ दूसरों की सुरक्षा की कोई परवाह है। स्टंट की सनक में ये बाइक पर खड़ा है। बाइक पूरी रफ्तार से नेशनल हाईवे पर दौड़ रही है। इस युवक की एक गलती इसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके ये बेपरवाह होकर सड़क पर खुलेआम स्टंट कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब युवक की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। तो वहीं राजसमंद की बात करें तो यहां पर एक तेंदुआ सड़क के किनारे आराम फरमाता हुआ नजर आया, जिसे देखने के बाद सड़क से गुजर रहे लोग खौफजदा हो गए। तस्वीरें आमेट इलाके से सामने आई हैं, जहां पर यह तेंदुआ सड़क के किनारे बनी दीवार पर बैठकर आराम फरमा रहा है। मामला गणेश वाटिका के पास अगरिया मार्ग का है, जहां पर सड़क के किनारे तेंदुए को खुलेआम घूमता देख ग्रामीणों में डर है। तो वहीं इसके बाद लोगों ने इस तेंदुए को रिहायशी इलाके की ओर जाते हुए देखा, जो कि टेंशन बढ़ा देने वाला है। लोग अब वन विभाग से इस तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कटनी की, जहां पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। यहां पर लोगों ने चोरी के शक में एक युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। वह युवक लोगों से बचने के लिए पानी से भरे खदान में कूद गया था, लेकिन लोगों ने इसके बाहर आने का इंतजार किया और बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से उसकी पिटाई शुरू कर दी। तस्वीरें रंगनाथ नगर इलाके के पाठक वार्ड की हैं, जहां पर
पुरानी रंजिश के तहत ये पिटाई की गई है। चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई। और बड़ी खबर पश्चिमी सिक्किम से मिल रही है, जहां पर नदी में आए तेज उफान में 3 लोग बह गए, जिन्हें बचाने के लिए रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तस्वीरों में पानी का तेज बहाव और लहरों में फंसे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से बचाने की कोशिश भी कर रही है। दरअसल सिक्किम में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से भूस्खलन की भी खबरें सामने आई, जिसमें दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। मलबा लगातार सड़कों पर भी आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें भी हो रही हैं। और साथ ही आप तेज बहाव के साथ इस पानी को देख सकते हैं, जिसमें 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन ये जेनजी के दिए गए उस अल्टीमेटम का ही नतीजा है, जो उसने सेना को दिया था कि अगर सुशीला कार्की को पीएम नहीं बनाया गया तो राष्ट्रपति को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। नेपाल के सेना प्रमुख 12 सितंबर को चीन का दौरा करने वाले थे, लेकिन अब उनका ये दौरा कैंसिल हो गया है, जिसके कैंसिल होने के पीछे सुदन गुरुङ की चेतावनी को बताया जा रहा है, जो उन्होंने नेपाल की सेना को दी है। नेपाली जनताको अगाडि मैले घोषणा गरेको छु दाइ, यो हामीले भिडियो अपलोड गर्दैछौँ दाइ, म जोक गरेको होइन दाइ, म भगवान कसम सिरियस हो दाइ, म है मैले हजुरलाई होइन हजुरले फेरि इन्फर्म गरिदिनु होला प्लिज दाइ, म हजुरलाई रिक्वेस्ट गर्दिएँ होइन। तर अब पनि भएन भने म रामचन्द्र पौडेललाई फुट्ने काम पहिलो हात मेरो नै हुन्छ दाइ, मैले भनिसकेँ। बताया जा रहा है कि सुदन गुरुङ ने ये चेतावनी सेना को दी है और यहां तक कहा कि अगर सुशीला कार्की को पीएम नहीं बनाया तो जेनजी का अगला टारगेट आर्मी हेडक्वार्टर होगा। सुदन गुरुङ की चेतावनी के बाद नेपाल में बैठकों का दौर जारी है। देखिए, नेपाल में हुई हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई उसमें गाजियाबाद की राजेश कोला भी शामिल है, जो अपने पति के साथ काठमांडू घूमने गई थी। 6 सितंबर को गाजियाबाद के रामवीर अपनी पत्नी के साथ नेपाल घूमने गए थे। उन्हें और उनके परिवार को इस बात की जरा भी आशंका नहीं थी कि नेपाल काठमांडू में हिंसा जैसा कोई बवाल होगा। दोनों 6 महीने पहले से जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन 8 सितंबर की रात जिस होटल में ठहरे उसमें प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। जान बचाने के लिए बिल्डिंग से दोनों कूदे, जिसमें रामवीर की पत्नी गोला घायल हो गई। 2 दिन बाद गाजियाबाद में बेटे के पास फोन आया कि इलाज के दौरान उनकी मां की मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे घर में मातम पसरा है। यूपी के कन्नौज में कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार मंत्री असीम अरुण ने जमीन पर उतरकर बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। कहीं नाव से तो कहीं ट्रैक्टर पर बैठकर तो कहीं घुटने तक पानी में घुसकर मंत्री असीम अरुण ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इतना ही नहीं, असीम अरुण ने किसानों की डूबी फसलों का मुआयना भी किया, ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी, उनसे संवाद कर मदद के लिए भरोसा दिलाया। मंत्री असीम अरुण इस दौरान बाढ़ कमांड सेंटर का भी निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अधिकारियों से बाढ़ से ग्रसित गांव के हालचाल लिए। बता दें कि मौजूदा समय में कन्नौज के 22 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त है, रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सरकार से बड़ी आस है। तो देखिए, नेपाल में भड़की हिंसा के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा का विवादित बयान सामने आया है, जिनकी माने भारत में भी हालात ठीक नहीं है। नेपाल की जेनजी क्रांति के बाद काठमांडू, पोखरा और वीरगंज जैसे शहरों में स्थिति तनावपूर्ण है। हर बड़े सरकारी संसाधन पर नेपाली सेना का कब्जा है। सड़कों पर अशांति और कर्फ्यू का पहरा है। नेपाल के घटनाक्रम को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन जो बयान समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने दिया है, वो माहौल को गरमाने वाला है। देखिए, जहाँ भी जब कोई चीज एक्सट्रीम हो जाती है, जब पराकाष्ठा हो जाती है किसी चीज की, तो फिर उनके प्रतिफल जो है, उनके परिणाम यही होते हैं। तो यहाँ भी कोई हालात बहुत अच्छे तो नहीं है। बता दें कि रुचि वीरा मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर उनके इस बयान के क्या मायने हैं।
क्योंकि बीते 4 सालों में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को मिलाकर भारत के 4 पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हो चुके हैं। और जो बयान रुचि वीरा ने दिया है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में सियासी पारा चढ़ाने वाला है। वहीं एमपी के सत्ता में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस विधायक ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोक लिया और उन्हें खाद की समस्या से अवगत कराते हुए नजर आए। आपको हुक्म करना है, आपकी सरकार है, आपको सरकार से आप खुद सरकार है। सतना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का काफिला रोकने वाले ये कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, जिन्होंने सड़क पर शिवराज सिंह को घेरकर किसानों की खाद की समस्या के बारे में बताना शुरू कर दिया। आपको हुक्म करना है, आपकी सरकार है, आपको सरकार से आप खुद सरकार है। जिसके बाद शिवराज सिंह कैमरे से बचते हुए नजर आए और कैमरों को बंद करने की बात कहने लगे। दरअसल सतना ही नहीं, पूरे एमपी में खाद को लेकर भारी बवाल मचा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद केंद्रों से खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस लगातार खाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हावी है, जिसके चलते कांग्रेस विधायक ने किसानों के साथ मिलकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह का घेराव किया। बात करेंगे तेलंगाना की, जहां की हनमकोंडा में स्कूल में खेलते हुए 10वीं के एक छात्र की अचानक से गिरकर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि छात्र की मौत शिक्षकों की पिटाई की वजह से हुई। लाइन में खड़ा 10वीं का छात्र अचानक जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। स्कूल में खेलने के दौरान छात्र की मौत से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक छात्र के माता पिता का आरोप है कि स्कूल के शिक्षकों की पिटाई से उसे अंदरूनी चोट पहुंची, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना ने स्कूल में छात्रों की सुरक्षा और शिक्षकों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत के कारणों के बाद ही पुलिस जांच शुरू करेगी। और खबर आपको दिखा दें उत्तर प्रदेश से, जहां के रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह के बीच बहस हो गई। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान वो जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक में शामिल हुए थे। राहुल इस समिति के अध्यक्ष हैं। बैठक के दौरान मंत्री दिनेश सिंह सांसद निधि के कार्यों पर कुछ सवाल उठा रहे थे और इसी दौरान राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच बहस हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये वीडियो बैठक के अंदर का सामने आया। अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके पेरेंट्स में नहीं मान लूंगा। और वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेज रफ्तार एसयूवी का कहर देखने को मिला, जिससे एक परिवार की जान पर बन आई। इस एसयूवी कार को एक नाबालिग चला रहा था और जब उसने कार पर नियंत्रण खो दिया तब ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इस एसयूवी कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर इस पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया और ये कार घर की दीवार को तोड़ते हुए सीधे जाकर किचन में घुस गई। ये कार जिस जगह आपको घुसी दिखाई दे रही है वो घर का किचन ही है। कार की हालत को देखकर आपको इसकी रफ्तार का अंदाजा हो गया होगा। जब ये कार घर में घुसी तो परिवार के 5 सदस्य खाना खा रहे थे। एक व्यक्ति इस दुर्घटना में घायल हुआ है। इस कार का ड्राइवर नाबालिग बताया जा रहा है। ये घटना उरी के सलामाबाद इलाके के गांव कचाना में घटी। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में रिहायशी इलाके में हाथियों के झुंड से डर का माहौल पैदा हो गया। यहां देर रात करीब 10 हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर वार्ड नंबर 1 तक पहुंच गया। पहले जंगली हाथियों के झुंड ने मंदिर पर डेरा जमाया और फिर आसपास लगे पेड़ के पत्तों को खाया। कई हाथियों को एक साथ देखकर नगर वासियों के होश उड़ गए। हाथियों की तेज चिंगार से लोगों की नींदें उड़ गईं और जब तक हाथियों का डेरा जमा रहा तब तक लोग जागने को मजबूर हो गए। लोगों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों ने दोपहिया गाड़ियों के हॉर्न बजाकर हाथियों के झुंड को वापस जंगल जाने पर मजबूर कर दिया। जब हाथी जंगल की तरफ लौट गए तब कहीं जाकर लोगों की जान में जान आई। वहीं शहरी इलाके में आए जंगली हाथियों ने वन विभाग के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
तो वहीं तेलंगाना के आदिलाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कलेक्ट्रेट परिसर में मंत्री जी की मौजूदगी में ए सेक्शन की बालकनी भरभरा कर गिर गई। अचानक गिरी बालकनी से पूरा हॉल मलबे से भर गया। एक मंजिल का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर का ए सेक्शन का निर्माण काफी पुराना था और लगातार कई दिनों से मरम्मत की शिकायत की जा रही थी। अगर समय रहते बालकनी की मरम्मत हो जाती तो शायद आज ये हादसा नहीं होता। फिलहाल हादसे से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घटना ने सरकारी इमारतों के रखरखाव और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में इटावा जैसा मामला सामने आया जहां जाति छिपाकर कथा कहने पर कथावाचक से अभद्रता की गई और उससे माफी भी मंगवाई गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी के खमरिया कस्बे के राम जानकी मंदिर में पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, लेकिन 7वें दिन तब उस वक्त विवाद हो गया जब गांव वालों को कथावाचक के जाति छिपाने का पता चला, जिसके बाद भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। अपनी जाति छुपा के हमने कथा कही। देखो सीधी बात है, सीधा सीधा माफी मांगोगा है ना। जिसके बाद कथावाचक को माफी मांगनी पड़ी और ये भी कहा कि भविष्य में कभी जाति छिपाकर कथा नहीं कहेगा, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारा पारस मौर्य परिवार में जन्म हुआ। अपने झूठ बता के कि आप ब्राह्मण हैं, ये कहिए ना, सीधा सीधा कहो। जब लोग अभद्रता करने लगे, कथावाचक को अपना सामान समेटकर पांडाल से जाना पड़ा। वहीं लोगों का कहना है कि कथा शुरू होने से पहले कथावाचक ने अपनी जाति ब्राह्मण बताई थी और कहा था कि वो काशी का रहने वाला है, लेकिन जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो खुद कथावाचक ने कबूल किया कि उसका पूरा नाम पारस मौर्य है और पहले भी जाति छिपाकर कथा सुना चुका है। बता दें कि इससे पहले भी इसी तरह का मामला यूपी के इटावा में सामने आया था। वहीं यूपी के ललितपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 युवक बाइक पर जा रहे थे, तभी सिलावन गांव के पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने बाइक को उड़ा दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार कई फीट दूर जाकर गिरे और बुरी तरह घायल हो गए। एक्सीडेंट के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तीनों युवकों को हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। वहीं कार ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी है, जो टक्कर मारने के तुरंत बाद फरार हो गया। और वहीं पंजाब के लुधियाना में बेकाबू कार ने सड़क पर ऐसा तांडव मचाया कि जिसने भी यह वीडियो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। कार चलाने वालों को ये अच्छी तरह पता होता है कि मोड़ पर रफ्तार धीरे कर दी जाती है, लेकिन इस कार वाले ने ऐसा नहीं किया और हादसा हो गया। ना तो वक्त पर ब्रेक लगा और ना ही दिमाग ने काम किया। नतीजा ये हुआ कि इस अनियंत्रित कार ने एक साथ कई बाइक और स्कूटी को कुचल दिया। ये घटना लुधियाना के पुराने सब्जी मंडी इलाके की है। अच्छी बात तो ये रही कि हादसे के वक्त वहां पर कोई शख्स नहीं खड़ा था, वरना उसका क्या अंजाम होता इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अब वीडियो को शुरुआत से देखिए। जिस वक्त ये कार मोड़ पर पहुंची तभी वहां साइकिल लेकर एक युवक पहुंच गया और माना जा रहा है कि इसी साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में कार चला रहे शख्स ने नियंत्रण खो दिया और हादसा हो गया। देश की राजधानी दिल्ली से हैरान करने वाली वारदात सामने आई। दरअसल स्कूल में 2 छात्राओं के बीच झगड़ा हो गया था और उसके बाद एक छात्रा ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर दूसरी छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद छात्राएं घर जा रही थीं। तभी सड़क पर सनसनी फैल गई। जिस छात्रा पर हमला किया गया वो 12वीं में पढ़ती है और जिस छात्रा पर सहेलियों के साथ मिलकर हमले का आरोप है वो भी 12वीं की स्टूडेंट है। कहा जा रहा है कि हमलावर छात्रा और उसकी सहेलियों ने सलोनी पर ब्लेड से हमला किया, जिससे सलोनी के गाल और पीठ पर ऐसा घाव बना कि 50 से ज्यादा टांके लगाने पड़े। ये घटना रोहिणी के अमन विहार इलाके की है।
शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि हमलावर छात्रा ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए बाहर से भी लड़कियां बुलाई थीं, जिन्होंने मिलकर सलोनी को जान से मारने की कोशिश की। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी पुलिस लापरवाही बरतती रही और 2 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया। आरोप ये भी लग रहे हैं कि आरोपी लड़कियों को पकड़ने की जगह पुलिस पीड़ित पक्ष को ही धमका रही है। और बात करते हैं हरियाणा की, जहां कैथल में जिला न्यायालय ने एक अनोखा फैसला सुना दिया। दरअसल जिला न्यायालय ने हत्या के केस में गवाह एक इंस्पेक्टर को ही लॉकअप में बंद करने का आदेश दे दिया। लॉकअप में जो शख्स बंद है वो कैथल जिले में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है और नाम है राजेश। दरअसल इंस्पेक्टर राजेश अतिरिक्त सेशन जज मोहित अग्रवाल की कोर्ट में हत्या के केस में जांच अधिकारी के रूप में गवाही देने आए थे, लेकिन गलती ये हो गई कि वो आधा घंटा लेट हो गए, जिसके चलते अदालत ने उन्हें पहले फटकार लगाई और फिर आधे घंटे के लिए लॉकअप में बंद करने का आदेश सुना दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इंस्पेक्टर की सैलरी अटैच करने की भी सजा सुना दी। आदेश में लिखा गया कि इंस्पेक्टर राजेश बार बार कोर्ट की अवमानना कर रहे थे, इसके चलते इन्हें आधे घंटे तक लॉकअप में बंद रखा जाए। हालांकि आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर ने कोर्ट में गवाही दी, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं कर्नाटक से एक अजीब घटना सामने आई है। दरअसल एक गांव के लोग जंगली जानवरों से डरे हुए हैं और इसके चलते उन्होंने ऐसा काम किया कि पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिस पिंजरे में बाघ को कैद किया जाता है वहां कुछ लोग कैद हैं। ये सभी लोग वन विभाग के कर्मचारी हैं और इन्हें पिंजरे में कैद किया है गांव के लोगों ने। ये घटना गुंडलूपेट की है। दरअसल गांव के लोग जंगली जानवरों के हमलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। गांव वालों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने बाघ पकड़ने वाले पिंजरे में वन कर्मचारियों को ही कैद कर दिया। गाँव वालों का कहना है कि जंगली जानवर उनके मवेशियों को शिकार बना रहे हैं। कई बार इंसानों पर भी हमला हुआ है, लेकिन वन विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता है। यूपी के अमरोहा में पारिवारिक कलह की वजह से एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हैरान करने वाली बात यह है कि पति ने बिना किसी को बताए घर वालों के साथ मिलकर शव को गंगा नदी में बहा दिया। उससे भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि महिला ने सिर्फ इसीलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पति ने रात में मुर्गा बना लिया था। दरअसल 20 अगस्त की रात निगम घर में मुर्गा लेकर आया, जिसका पत्नी रीना ने विरोध किया। इसी बात को लेकर पति पत्नी में बहस होने लगी, लेकिन जैसे ही निगम ने मुर्गा बनाया उधर पत्नी रीना फांसी के फंदे पर झूल गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि मामला छिपाने के लिए निगम ने परिजनों के साथ रीना का शव रातों रात गंगा में बहा दिया ताकि किसी को शक न हो। वारदात के 20 दिन बाद रीना के मायके पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस ने निगम समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इधर पुलिस ने गंगा के शव की खोजबीन की, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी शव अभी तक नहीं मिल सका है।